हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद आशीष। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 16। तो बच्चों शुरुआत करते हैं आज का नया चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो बच्चों आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। ये है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर कचरा संग्रहण एवं निपटान, कि आखिर कचरे का कौन सा पार्ट हमें संग्रहण करना चाहिए और कौन से पार्ट का हमें निपटान करना चाहिए, मीन्स नष्ट कर देना चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में बताए गए हैं। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कचरे के निपटान के बारे में, उनका संग्रहण के बारे में, कैसे उनको डिस्ट्रॉय करें और कैसे इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे बताया गया है कि हम अपने विद्यालयों, घरों, विद्यालयों, दुकानें एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले लाइन में कि हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से रोज रोज बहुत ज़्यादा मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, तो प्रायः प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीनों में पैक होते हैं। ये सारी वस्तुएं प्लास्टिक अथवा टीनों की थैलियों में पैक होते हैं बच्चों। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती है। बच्चों जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं इनका, प्रायः जब हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इन सारी चीज़ों का, तो इनको कचरे में हम लोग फेंक देते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्रायः हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। कभी कभी बच्चों हम लोग वैसे सामान भी खरीद लेते हैं जिनका उपयोग कम होता है और बाद में हम इन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम अपने दैनिक रोज रोज की दिनचर्या में बच्चों अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्रायः सार्वजनिक स्थलों पर, मीन्स बच्चों सार्वजनिक स्थलों पर कहने का मतलब है वैसे जगह जहाँ पे जो सबके लिए होता है, जैसे पार्क वगैरह हो गया। तो सार्वजनिक स्थलों पर बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद ट्रेन वगैरह, रेलगाड़ियों वगैरह, बसों वगैरह में, सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों पार्क वगैरह में हम लोग करते ये हैं कि मूंगफली खाने के बाद इसके जो छिलके होते हैं उनको वहीं फेंक देते हैं जैसे तैसे। तो बस से उतरने के बाद हम टिकट को भी वहीं पे फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छिलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तब पेज फाड़कर भी फेंक देते हैं। यहाँ पर बेसिकली बच्चों ये बताया जा रहा है कि हम लोग कई अलग अलग तरीक़ों से कचरे को जो निकालते हैं, इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे आपको सोचने के लिए बोल रहा है बच्चों। पुस्तक ये आपसे सोचने के लिए बोल रहा है कि यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? आप क्या सोचते हैं बच्चों कि ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाएगा? अगर डेली के जो कचरे का निपटान न किया जाए तो ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, किस किस तरह से? आपको पता ही होगा बच्चों, इनसे बीमारियां वगैरह फैलेंगी, कचरा फैलेगा, दुर्गंध फैलेंगी। साथ ही साथ जब सफाई
कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है? क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से जब इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा आखिर कहाँ चला जाता है और इनका क्या होता है? फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि ना हो? क्या ये पॉसिबल है बच्चों? क्या आप सोच पा रहे हैं कि अपने जो कचरे हैं घर के या आसपास के, उनको कुछ ऐसी चीज़ों में बदल दिया जाए, ऐसी पदार्थों में बदल दिया जाए जिनसे हमें कुछ हानि ना हो? क्या आपके पास कुछ उपाय है? आप इस पे सोच सकते हैं बच्चों। क्या आप इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? अगर आप योगदान दे सकते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं बच्चों। इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सारी प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं बच्चों की पहेली और बूझो हमें हर अध्याय में मिलते हैं। अब यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है बच्चों, एक कदम स्वच्छता की ओर। यह हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्लोगन चलाया गया है, स्वच्छ भारत। उनका जो ये प्रयास है बच्चों, उन पे हमें अमल करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को भारत स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। शुभारंभ किए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का लक्ष्य ये है बच्चों कि 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करना है बच्चों। मीन्स खुले में आपको शौच नहीं करने हैं और ना ही किसी को करने देना है बच्चों। ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है बच्चों। हमें इन पे अमल भी करना है और सबको जागरूक भी करने हैं। बूझो के विद्यालयों के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की है। तो दोस्तों बच्चों, आपको जानने चाहिए कि बूझो और पहेली जैसा कि कक्षा 1 से हमें मिलते आ रहे हैं, तो बूझो के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना की शुरुआत की है बच्चों। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा, उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो बच्चों, बूझो और पहेली जो है, उनके विद्यालय में कचरे के निपटान के बारे में कुछ परियोजना शुरुआत की गई है। तो उन्हीं की कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में करने वाले हैं बच्चों। तो पहला टॉपिक है बूझो और पहेली के स्कूल में पहला जो प्रोजेक्ट है कचरे का निपटान। ये टॉपिक पर बातें की गई हैं बच्चों। देखते हैं क्या बातें करी गई हैं। सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को देखेंगे, इस इमेज को देखेंगे, चित्र 16.1 को देखेंगे बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं ये सूखा हुआ खाली जगह है जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों। और यहाँ पे एक जेसीबी को देख सकते हैं कचरे का निपटान करते हुए। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं, गर्त जिन्हें बोला जाता है बच्चों, वहाँ पे ले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि कचरे का निपटान आखिर कैसे करा जाता है। तो सफाई कर्मचारी जो हमारे घरों और आसपास से कूड़ा करकट को एकत्र करके, इकट्ठा करके वे ले जाते हैं वैसे क्षेत्रों में बच्चों जहाँ पे गड्ढे जो होते हैं गहरे होते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं। खुले क्षेत्रों में जहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं होती है बच्चों, वहाँ पे ले जा करके, उन्हें भराव क्षेत्र भी कहते हैं, वहाँ कचरे के उस भाग को जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे को पृथक किया जाता है। मतलब
बच्चों अलग किया जाता है। पृथक का मतलब होता है अलग करना। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाँ पे सफाई कर्मचारी सारे कचरों को इकट्ठा करके ले जाते हैं, वहाँ पे उपयोग न किए जा सकने वाले जितने भी कचरे होते हैं और जिनका उपयोग किया जाता है, उन दोनों को अलग करा जाता है। इस प्रकार कचरे के उपयोगी और अनुपयोगी, जो उपयोग में होने वाले कचरे हैं दोस्तों, उन्हें उपयोगी बोला गया है, और जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते अनुपयोगी। दोनों अवयव होते हैं। तो कचरे में बेसिकली दोनों चीज़ें होती हैं दोस्तों। कचरे में उपयोगी कचरा भी होता है, अनुपयोगी कचरा भी होता है। अनुपयोगी कचरे को, अवयव को अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं, और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी के परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है, तब प्रायः इससे इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं बच्चों। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन का निर्माण नहीं किया जाता। जहाँ पे कचरे को फेंका और कवर किया जाता है, ढका जाता है बच्चों, वहाँ पे आने वाले 20 सालों तक इस पे कोई भी भवन का निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी जो पार्ट उसमें होते हैं, उनके निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। अब कंपोस्ट क्या होता है, आइए इसके बारे में आइए आइए इसके बारे में निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा सीखेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे गड्ढे को खोद करके यहाँ पे बच्चे लोग कचरे का निपटान कर रहे हैं बच्चों। में इस गड्ढे को खोद करके इनमें कचरा डाल करके और फिर इन्हें भर दिया जाता है बेसिकली, और इन्हें काफ़ी टाइम बाद ये इनमें सड़ गल जाते हैं बच्चों। यहाँ क्रियाकलाप द्वारा बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहेली यह जानने को उत्सुक है कि कचरा उपयोगी कैसे हो सकता है। पहेली यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है बच्चों कि कचरा आखिर उपयोगी कैसे हो सकता है, फिर इसे फेंका ही क्यों गया। अगर कचरा उपयोगी था तो फेंका क्यों गया। क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा भी है या भी नहीं। क्या कचरे में कुछ ऐसा भी है जो कचरा है भी या नहीं। क्रियाकलाप फर्स्ट में बताया जा रहा है बच्चों, अपने घर के कचरे के कूड़ादान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए, फिर इसे 2 समूहों में पृथक करना है, मीन्स अलग करना है बच्चों। जो आपके घर के कचरे का कूड़ेदान जो है उसको एक स्थान पर गिरा करके फिर उसे 2 समूह में, 2 वर्गों में आपको अलग अलग बांटना है बच्चों, अलग करना है। समूह 1 में वैसे कचरे को आपको रखना है जिनमें रसोई घर का कचरा जैसे फल सब्जी, छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र के जो पेपर होते हैं, सूखी पत्तियां एवं कागज की थैलियां भी इस समूह में सम्मिलित कीजिए। मतलब समूह 1 में वैसे कचरे को रखना है बच्चों जो यहाँ पे बताया गया है। समूह 2 में कपड़े के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा हुआ कांच बच्चों, एल्युमिनियम के रैपर्स, कीलें, पुराने जूते, टूटे खिलौने। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरियों में बांटिए। इन्हें ए बी सी डी से नामांकित कीजिए। बेसिकली आपको अलग अलग कचरे को करके बच्चों फिर उन्हें उन ढेरियों को आपको ए बी सी और डी से नामांकित करना है बच्चों। बेसिकली आपको अलग अलग करने के बाद अब आगे इसमें बताया जा रहा है बच्चों कि प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। अब 2 अलग अलग थैली लीजिए प्लास्टिक की बच्चों, और उनको उनमें भरकर बांध देना है अच्छे से। फिर मैदान में 4 गड्ढे खोदना है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 गड्ढे, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है वैसा खोदना है, और इनको इनके नीचे ढक करके दबा देना है बच्चों। 4 दिन के पश्चात मीन्स 4 दिन के बाद कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखना है बच्चों। कचरे
का काला हो जाना तथा उसमें कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विगलन हो गया है, मतलब कि वो पूर्ण रूप से गल गया है, खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है बच्चों। तो इसका क्या खास बात होता है, मतलब काला हो जाता है और उससे कोई भी दुर्गंध दुर्गंध नहीं आता है बच्चों। इससे पता चल जाता है कि कचरे का पूर्ण रूप से गलन हो गया है, विगलन हो गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए, इसे दोबारा फिर मिट्टी से वापस ढक दीजिए। इस प्रकार दो दो दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करना है, मीन्स ध्यान से देखना है बच्चों, दो दो दिन पे। प्रेक्षणों के सुझाव अनुसार नोट कीजिए क्या कचरा पूर्णतः विगलित है। अब आपको नोट करने हैं एक डायरी में बच्चों, ये एक क्रियाकलाप था बेसिकली। तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि क्या पूर्णतः विगलित है या उसे दुर्गंध नहीं आती, या फिर आंशिक रूप से विगलित है, मीन्स इसका मतलब कि आधा ही गला हुआ है। लगभग पूर्णतः विगलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है। चार ऑप्शन में से जो भी हो रहा होगा बच्चों, इनमें आपको टिक करना है किस ढेरी के कचरे का विगलन हुआ है और किसका नहीं हुआ, और किसका कौन से कचरे का विगलन हुआ और कौन से कचरे का नहीं हुआ। अपने प्रेक्षणों के आधार पर सारणी 6.1 के कालमों को अपने विकल्पों 1, 2, 3 और 4 को भरना है बच्चों। तो जैसे कि कचरे की ढेरी हम लोगों ने अलग अलग पृथक किया था, कूड़ेदान से निकाल करके कचरे को, उनको बेसिकली डिगिंग करना है बच्चों, मतलब खोद करके दबा करके रख देना है। फिर उसको 4 दिन के बाद अवलोकन करना है उन 4 क्राइटेरिया के ऊपर। उसके बाद 6 दिन के बाद कैसा हुआ वो चीज़ दिखाएंगे बच्चों। उसके बाद 2 सप्ताह के बाद क्या हुआ और उसके बाद 4 सप्ताह के बाद क्या हुआ। तो इन सारे सारणी को आप फिलअप करेंगे बच्चों। तो कचरे की ढेरियों में क्या परिवर्तन आया है उनको बताना है। तो ये रहा आपका क्रियाकलाप बच्चों। क्या आपने सड़क के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे को ढेर को देखा है? क्या आपने सड़क के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे को ढेर को देखा है बच्चों? बहुत इन्हें जला देते हैं, मतलब बहुत लोग इसे जला देते हैं। चित्र 16.3 प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जला रहे हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि जो किसान या फिर सूखी पत्तियों का कचरा जो होते हैं आमतौर पर लोग जला देते हैं बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको या और सभी को यहाँ पे एक कंपोस्ट का निर्माण करना चाहिए और उसमें उन्हें डिकम्पोज करना चाहिए। बेसिकली ऐसे जलाने से हमें गैसें जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, खतरनाक गैसेस जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और धुआं उत्पन्न जो होती है उनसे हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो ध्यान रखना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे इस सारणी को फिलअप करना था, भर लेना था बच्चों। यदि आपने कुछ और प्रेक्षण भी किए हो तो उन्हें भी अपने नोटबुक में लिखना ना भूलें। इनके अलावा और भी जो कुछ परिवर्तन आ रहा होगा बच्चों, तो आप अलग से नोट कर सकते हैं अपने डायरी में। जो कचरा विगलित नहीं हो पाया है उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। अगर जो कचरा जो कचरा विगलित जो गल नहीं पाया है उन्हें जलाना नहीं है, फेंकना भी नहीं है जहाँ तहाँ। यदि कचरा पूर्णतः विगलित हो गया है और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रहा हो तो उसे उस मृदा में मिला दें जिससे आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को अवश्य पोषक प्रदान करेगा। तो जो बेसिकली आप मिट्टी के अंदर कचरे को गाड़े थे बच्चों, और जो पूर्ण रूप से विगलन हो गया था जिसमें दुर्गंध नहीं आ रहा था, उसको आप निकाल करके अपने जो पसंदीदा पौधे होंगे आपका बच्चों, उसमें आपको इन्हें डाल देना चाहिए।
उस मृदा में मिला देना चाहिए, मतलब उस मिट्टी में मिला देना चाहिए। इससे आपका जो पौधा होगा वो बहुत अच्छा, उससे पोषक तत्व मिलेगा और वो अच्छा ग्रो करेगा और बढ़िया से बढ़ेगा। अपने इस क्रियाकलाप में यह प्रेक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती हैं जिनकी खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद के परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। मतलब जो कचरा विगलित होती है पूर्ण रूप से बच्चों, जिससे खाद बनती है, जिसका प्रयोग हम लोग पौधे के लिए करते हैं। तो कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो होती है वो कंपोस्टिंग कहलाती है। कुछ शहरों तथा नगर पालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए दो अलग अलग कूड़ेदान हमें देती हैं बच्चों। आप देखे होंगे दो अलग अलग टाइप्स के कूड़ेदान हमें मिलते हैं बच्चों। प्रायः आमतौर पर एक का रंग नीला होता है। आमतौर पर आप देखेंगे एक का रंग नीला होता है तथा दूसरे का रंग हरा होता है बच्चों। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। मतलब बच्चों जो नीले कलर का जो कूड़ेदान होता है उसमें हम लोग वैसे कचरे को डालते हैं जो पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक को रिफाइन कर लिया जाता है बच्चों, कांच को रिफाइन करके फिर से उसका इस्तेमाल वापस करा जाता है। धातुएं जैसे टीन वगैरह हो गए। क्या आपने यह ध्यान दिया है कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विगलित नहीं हुए थे? आप ध्यान दिए होंगे बच्चों कि ये वही कूड़े करकट हैं जो गलते नहीं हैं, विगलित नहीं होते हैं। हर कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह नोट किया होगा बच्चों अपने डायरी में, जब सारणी आप बना रहे होंगे, कि मिट्टी में दबने पर पूर्णतः विगलित हो जाते हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप एक में दिए गए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे दो समूहों में पृथक करना क्यों आवश्यक है। ये आप समझ गए होंगे बच्चों कि आखिर कचरे को फेंकने से पहले उसे अलग अलग रखना क्यों जरूरी होता है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहेली और बूझों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार है। बूझों ने अपने नोटबुक में लिखा, पतियों को न जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। बूझो अपना दिमाग हर अध्याय में लगाता है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं बूझों ने अपनी नोटबुक में लिखा कि पत्तियों को न जलाएं, सूखी पत्तियों, पुआल, भूसों को न जलाएं, आप इनके धुओं को सहन नहीं कर पाएंगे, आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा। ये सारी बातें बूझों ने लिखी है अपने नोटबुक में बच्चों। पहेली ने अपने नोटबुक में लिखा कि सरकार ने पतियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। अब यहाँ पे पहेली ने अपने नोटबुक में लिखा है बच्चों कि सरकार ने पतियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। आखिर ये क्यों नहीं सरकार मानती पतियों को जलाना चोरी होता है। इसका स्टेटमेंट थोड़ा अजीब है दोस्तों, आप इन पे विचार कीजिएगा। वास्तव में चोरी नहीं, उसका अभिप्राय गए। हाँ, तो बूझो बच्चों यहाँ पे लिखा कि सरकार ने पतियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। तो बेसिकली इससे कहने का मतलब दूसरा था बच्चों। उसका मतलब ये था, उसका अभिप्राय ये था कि इन्हें गैर कानूनी क्यों नहीं माना, कि ऐसा करना कानूनी रूप से अपराध है। वह चाहती थी कि सरकार पतियों और दूसरे चीज़ों पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए ताकि लोग डरें और न जलाएं। एक कार्टन का प्रयोग। हाँ, अब अगला 6.2 हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक बच्चों, वर्मी कंपोस्टिंग। आखिर वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। तो हम पौधे को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे।
मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। बच्चों, आप जानते होंगे कि केंचुए जो होते हैं किसानों के मित्र कहे जाते हैं। तो आइए यह पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। तो लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। बच्चों, वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे बनाया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है ना, लाल केंचुओं से जो कंपोस्ट बनाने का जो प्रक्रिया है वो चीज़ है। देखते हैं क्रियाकलाप कैसे बनाएगा। कि आइए एक मैदान में लगभग 30 सेंटीमीटर एक गहरा गड्ढा खोदे कोई लकड़ी या बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखे जो ना तो गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा। मतलब कुछ सबसे पहले तो 30 सेंटीमीटर एक गहरा गड्ढा खोदना है बच्चों। उसके बाद लकड़ी या बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखे जो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है? ये कहाँ हो सकता है? तो जहाँ सीधा धूप नहीं पड़ती हो। आइए अब इस गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुओं के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। अपने विकल्प के अनुसार तली में रेत की 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा सकते हैं। मतलब उस तली में तल के नीचे 1 से 2 सेंटीमीटर मोटा बालू का परत आप बिछा सकते हैं बच्चों। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। अब कचरा जो फलों वाला या फिर सब्जियों वाला बचा हुआ है बच्चों, उसको बिछा देना है। या फिर हरी पत्तियां, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा, समाचार पत्र, 1 इंच चौड़ी पत्तियां काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में बेकार के गत्ते काटकर भी पट्टियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज अब आपका प्लास्टिक वाले कागज या फिर कार्टन का प्रयोग नहीं करना है बच्चों। रेत अथवा तार की जाली पर सूखे गोबर भी बिछाया जा सकता है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नमी रखना है बच्चों। पानी थोड़ा सा छिड़क करके नमी रखना है। ध्यान रखना है कि जल पानी इतना अधिक भी न डाल देना है कि वह बहने लगे। हल्का डालना है बच्चों जिसमें नमी बनी रहे। अब अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए। ज़्यादा दबाना नहीं है बच्चों, उसे पोला ही रहने देना है ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु की नमी बनी रहे उसकी परत में। अब लाल केंचुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इमेज में इस चित्र में दिखाया गया है। अब आपका गड्ढा लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। मीन्स जो आपने अभी बनाया बच्चों वो लाल केंचुओं के रहने लायक तैयार हो गया है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। कुछ लाल केंचुए मार्केट में मिलते हैं बच्चों, वे आपको कृषि विभाग के यहाँ मिलेगा, जो आपके शहर अथवा गांव में जो बने होंगे। अब पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक देना है बच्चों। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। अब लाल केंचुओं को भोजन भी चाहिए बच्चों। तो भोजन में क्या चाहिए? आप इन्हें फल तथा सब्जी के जो छिलके वगैरह हैं वो दे सकते हैं। कॉफ़ी तथा चाय से छनने के बाद बची हुई पत्तियों को खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं बच्चों। मीन्स पत्तियों को दे सकते हैं बच्चों। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबा कर रखना है। अच्छा हो सकता है नमक, अचार, तेल, सिरका
मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ बेसिकली देने हैं बच्चों। भोजन के रूप में लाल केंचुओं को न देना है, मतलब आप ये सारी चीज़ें करने के बाद उसमें क्या क्या नहीं डालना है बच्चों। जो आपके घर में बच जाते हैं वो चीज़ इसमें से नहीं डालना है, जैसे नमक, अचार, ये चीज़ें नहीं डालने हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। तेल भी नहीं डालना है, क्योंकि ये गलने से उसको रोकेगा बच्चों, उनके भोजन को खराब बना देगा, लाल केंचुए के भोजन को। मांस, सिरका, तेल और दूध से बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ, बेसिकली उन्हें सिर्फ आप दे सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ, छिलका, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके। भोजन के रूप में लाल केंचुओं को नहीं देना है इन सारी चीज़ों को। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें। अब जो चीज़ें डाली हैं बच्चों आपने उसमें, उन सारी चीज़ों को मिलाते रहना है, इसके ऊपरी सतह को हिलाते भी रहना है। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि है। आप इनका उपयोग करके अधिक से अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट भी सकते हैं, इनका पालन करके बच्चों। बेसिकली लाल केंचुओं के लिए आहार आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज में आपको दिखाया गया लाल केंचुओं के लिए बेसिकली क्या क्या आहार है बच्चों। सब्जियों के छिलके, पत्ते, हरे पत्ते और इन सारी चीज़ों को। अब लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना बनी हुई होती है जिन्हें गिजार्ड बोला जाता है बच्चों, गिजार्ड कहते हैं, जो अपने भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीफी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के जो गिजार्ड में पहुंच जाता है, भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है बच्चों। कोई लाल कृमि मतलब एक केंचुआ जो है अपने शरीर के भार के बराबर एक आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में भी जीवित नहीं रह सकते। लाल केंचुए बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तभी भी जीवित नहीं रह सकते, और बहुत ज़्यादा ठंडा वातावरण रहेगा तभी भी जीवित नहीं रह सकते। इन्हें नमी की आवश्यकता होती है बच्चों, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। यदि आप इन्हें केंचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास में मतलब एक महीने में अगर अच्छे ढंग से आपने केंचुए का देखभाल करना सीखा है तो एक महीने में उनकी जो संख्या है बच्चों वो दोगुनी हो जाएगी। मतलब जितना आप डाले होंगे दोगुनी हो जाएगी बच्चों। 3-4 सप्ताह के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानी पूर्वक परीक्षण करते रहना, ध्यान देते रहना है बच्चों कि क्या गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है। अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है बच्चों। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट पदार्थ डालिए। अधिकांश कृमि इन भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। अब ऐसे ही आपको बढ़ाते रहना है बच्चों। तो साथ में आप करिएगा ये कि गड्ढे के साइड साइड में, किनारे वाले भाग में आप उनका भोजन को, अपशिष्ट चीज़ों को डाल सकते हैं। इससे जो भी लाल केंचुए होंगे वे स्थानांतरित हो जाएंगे और इस तरीके से आप उन्हें अलग भी ले जा सकते हैं। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इन्हें धूप में सुखाना भी है बच्चों। आप इनका वर्मी कंपोस्ट, अब जो इनका वर्मी पोस्ट है वो तैयार है उनके लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट खाद को आप अपने गमलों, बगीचों, खेतों में डाल सकते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होता है बच्चों। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? क्या आप ऐसा नहीं समझते बच्चों कि ये जो हम लोग फेंक रहे थे उससे हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बना लिया? ये बहुत ही एक सर्वोत्तम, बहुत ही अच्छा चीज़ जो है वापस आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों के लिए, खेतों के लिए।
जिसमें अपने जिसके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण भी कर सकते हैं बच्चों। आपके बहुत से धन की बचत भी होगी जो आप महंगे रसायन उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। इसमें आपको पैसे की बचत हो सकती है बच्चों। जो किसान भाई हैं, किसान लोग हैं, उनको इनमें बचत हो सकती है बच्चों। धन की बचत हो सकती है, जैसे महंगे महंगे यूरिया खाद डीएपी वगैरह खरीदते हैं तो आप वो वर्मी कंपोस्ट बना करके उनका पैसा यहाँ पे बच सकता है। अब 16.3 में क्या बूझो और पहेली के स्कूल में जो प्रोजेक्ट चल रहा है कचरे के निपटान, उनका ये 6.3 है बच्चों। क्या बताया गया है? सोचिए और फिर फेंकिए। सोचिए और फिर फेंकिए। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर कितना कचरा फेंका जाता है? इनका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5-10 लीटर की कोई एक बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्रित कीजिए। कितने दिनों बाद यह बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। हाँ, अभी आपको बच्चों यहाँ पे सोचिए और फेंकिए। तो बच्चों बेसिकली हमने देखा था आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। आपको पता ही होगा अपने आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने रहने वाले लोग हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर में सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगी? पहले अपने घर के सदस्यों की संख्या प्राप्त करके बाल्टी में कचरे को भर करके पता लगाना है बच्चों, और उसके बाद अपने गांवों, शहरों और मोहल्लों की लोगों की संख्या पता लगाकर उनके घर में प्रतिदिन निकलने वाले कचरों का अनुमान आपको करना है बच्चों। हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। क्या यह सच नहीं है? आइए हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहाँ के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहाँ कचरा कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता है। अब एक बार नानू अपने माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई अलग अलग चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया। उसने पुरानी चार्ट के फाइलों से बनाई हुई थी उसने पुराने चार्ट की फाइलों से बनाई हुई थी बच्चों, अलग अलग टाइप्स की चीजें। जैसे वो हवाई जहाज बनाया था, पेंसिल के छीलन से बधाई कार्डों पर फूल बनाया था, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू बहुत ही चौंक कर रह गया। श्याम ने न तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी बच्चों, जो हमारे शादियों में निमंत्रण आते हैं बच्चों, उनके पत्रों से उसने एक डायरी बना रखी थी। एक दिन सुबह नानू अपने नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि नानी एक कटोरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी लेप कर रही है। अब एक दिन नानू ने नानी को देखा कि नानी जो है एक कटोरी के ऊपर गाढ़ी लुगदी लेप कर रही थी। नानू ने पूछा कि नानी आप क्या कर रही हैं? यह लेप क्या है? यह कागज की लुगदी है। इसे लेप को मैंने चिकनी मिट्टी का कागज तैयार किया है तथा इससे मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है, नानी ने उत्तर दिया। नानी ने यह जवाब दिया दोस्तों कि यह कागज की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है, नानी ने जवाब दिया। परंतु क्या आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं इसे? परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं? नानू ने फिर से वापस पूछा।
अब नानी ने उत्तर दिया बच्चों कि इसे पक्के और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम मुझसे सीखना चाहोगे? नानू ने इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में ही सिर्फ रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की एक फाइलों से कागज भी फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागजों को इकट्ठा कर लिया और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी बातों को सुनता तक नहीं था। कुछ दिन बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था बच्चों। देखते हैं जन्मदिन में क्या करा गया। श्याम तथा नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी के गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। नानू ने बच्चों उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे। हाँ, उसने दुकानदार से इन्हें पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज की थैली दी बच्चों। नानू ने बहुत सारी चीज़ों जैसे टॉफी और बिस्किट्स भी खरीदे थे। उससे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा था क्योंकि उसके पास बहुत सारे सामान हो गए, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने से तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंचा। चित्र 6.8 में आप देखेंगे नानू अपने मित्रों को जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे बच्चों। नानू ने यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसने सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर चले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपने भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था क्योंकि उसका जन्मदिन खत्म हो चुका था बच्चों अब वो अपना उपहार देखना चाहता था कि उसे क्या क्या मिला है। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव साफ सुथरा था बच्चों, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे, परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को एक घर आस-पास कचरा बीनते हुए देखकर नाक भौं चढ़ना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास तथा दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा बच्चों। इन बच्चों को कार्य को देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे अलग करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं बच्चों, आप अगर सोच कर देखें तो। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए बच्चों कि वे एकत्र किए गए कचरे को क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं। आप देखिएगा बच्चों अपने आसपास के कचरे बीनने वाले लोगों से, बच्चों से, क्या वह अथवा उसका मित्र विद्यालय जाता है या जाती है बच्चों, ये आपको पता लगाना है। यदि नहीं तो इसका कारण भी आपको जानने की कोशिश करना है बच्चों और अपने नोटबुक में लिख लेना है। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या उनकी सहायता आप कर सकते हैं बच्चों? क्या आपने कभी अपने घर के पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुक को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाना है बच्चों कि यह सब कबाड़ क्या करता है, कहाँ ले जाता है। क्या श्याम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे? आइए इसे बनाना सीखें। कागज का पुनःचक्रण।
अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.4 में बच्चों की कागज का पुनः चक्रण कैसे कागज फिर से हमें रीयूज में आते हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों इसका क्या उपयोग है कागज का पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं बेकार कागजों की आवश्यकता होगी बच्चों। इन सारी चीज़ों को चमकदार और प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिएगा। इसके अलावा आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छालनी भी ले सकते हैं बच्चों। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में भी फाड़िए। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालना है बच्चों। अब कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डुबा करके रहने दीजिए बच्चों। इसे भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाना है बच्चों। लुगदी की परत को यथासंभव जितना आप संभव हो सके एक समान बनाने के लिए एक फ्रेम को सीधे धीरे से ठोकिए। जल के बहकर निकल जाने का इंतजार करना है बच्चों। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा और समाचार पत्र भी फैला दीजिए जिससे लुगदी अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। लुगदी इस परत को सावधानी से फ्रेम में अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाना है। समाचार पत्र के किनारे पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वे मुड़ न सके। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसे खाने वाले रंग में मिला भी सकते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसे सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां तथा कागज रंगीन टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण का आकर्षण कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हमने कागज का पुनः चक्रण किया वैसे ही हम हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं। अब 6.5 में प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है बच्चों, अच्छी चीज है या फिर अभिशाप है, हमारे लिए बहुत नुकसान है, जानेंगे। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है बच्चों। इसका मतलब कि कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं बच्चों जिनको हम लोग रीयूज फिर से इस्तेमाल तो कर सकते हैं परंतु कुछ ऐसे भी प्लास्टिक है जिनका इस्तेमाल हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं। क्रियाकलाप 1 में यह हम लोगों ने नोट किया था कि पॉलीथीन की थैली एवं कुछ प्लास्टिक विगलन नहीं होते हैं बच्चों। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत का ब्रश, बाल्टी, बोतल, ये सारी चीज़ें। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, स्कूटर कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक के उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, तब समस्या हो जाती है बच्चों। अपशिष्ट प्लास्टिक का निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है बच्चों, यद्यपि इनका हम दुष्प्रभाव से भी परिचित हैं। आप जान ही रहे होंगे कि ये कैसे हमारे लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं बच्चों। फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे ही जा रहे हैं प्लास्टिक का बच्चों। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन की संग्रहण के लिए करते हैं बच्चों। ज़्यादातर हम लोग प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन को इकट्ठा करके रखने के लिए करते हैं बच्चों। प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य होती भी नहीं है, फिर भी हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन के खाने को हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
प्रायः दुकानदार, आमतौर पर दुकानदार प्लास्टिक की ऐसे थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो भी चुका है। ऐसे में भी दुकानदार करते हैं बच्चों। कभी कभी कचरा बीनने वाले द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी इस्तेमाल कर लिया जाता है बच्चों। सोच सकते हैं आप ये कितनी गंदी हो सकती है। इस प्रकार के पुनः चक्रण वाले प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने से हानिकारक गैसें उसमें से निकलती हैं बच्चों, आपको पता होगा। ये गैसें बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं, जिनमें मानव आदमी लोगों को कैंसर से भी सम्मिलित समस्या उत्पन्न कर सकती है। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण की आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं बच्चों की कौन से प्लास्टिक रीयूज हो सकते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करा जाए और हो सके तो नहीं करा जाए। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक के थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। पहले का यह सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी पात्रों का पुनर्चक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं होना चाहिए बच्चों। ये पहली का अपना राय है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कचरे के प्लास्टिक की थैलियों को बाहर भरकर फेंक देते हैं बच्चों। गली मोहल्लों के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं बच्चों तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को निगल भी जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है बच्चों। सड़क तथा अन्य स्थान पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा मतलब ज़्यादातर बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले जो होते हैं अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं बच्चों, और गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगता है। और भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है क्योंकि पानी अच्छे ढंग से नहीं निकल पाता। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है हमारे लिए बच्चों। प्लास्टिक के अति उपयोग को निम्नवत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे को निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले हम प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बच्चों बिना किन्हीं दुष्प्रभाव के हम इन थैलियों को पुनः उपयोग करें जहाँ संभव हो बच्चों। दूसरी चीज़, दुकानदारों से कागज़ की थैली उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला घर से लेकर जाएं बच्चों। हम खाद्य पदार्थों को संग्रहण करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए, खाने वाली चीज़ों को रखने के लिए बच्चों। फोर्थ पॉइंट है, हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक के थैलियों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए बच्चों। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी जलाना नहीं चाहिए बच्चों। और हमें कचरे की प्लास्टिक की थैलियों में न भरें और ना ही बाहर फेंकें। हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रसोई की जो गीले कचरे होते हैं, सब्जी की छिलका, फलों की छिलके बच्चों, उनका विवेकपूर्ण निपटान करना चाहिए। हम कागज पुनः चक्रित करना चाहिए, हम कागज को पुनः चक्रित करना चाहिए, वापस बना लेने चाहिए। हम कागज के दोनों ओर लिख सकते हैं। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करना चाहिए बच्चों। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छोटे कागज को रफ कार्य के लिए हमेशा उपयोग कर लेना चाहिए। इससे कम से कम हम इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब कचरे को फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। 10वां है आपका बच्चों, हम अपने परिवार, मित्रों अथवा अन्य व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों को निपटान करने के लिए उचित आचरण का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों। सबको बताने भी चाहिए। प्लास्टिक की ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचना भी चाहिए, लोगों को जागरूक भी करना चाहिए और चर्चा भी करनी चाहिए बच्चों। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे
उससे छुटकारा पाने में हमें उतना ही अधिक कठिनाई होगी, उतना ही ज़्यादा समय लगेगा और उतना ही हमें नुकसान पहुंचेगा बच्चों। इसलिए हमें प्लास्टिक को अच्छे से निपटान करना चाहिए और कचरे को अच्छे से निपटान करना चाहिए। अब आप यहाँ पे पहेली और बूझो का एक स्लोगन देख सकते हैं बच्चों, आओ प्लास्टिक को ना कहें। और जहाँ तक हो सके बच्चों, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अपशिष्ट जो बचा खुचा पार्ट, कचरा पार्ट हो जाता है वो बच्चों, कचरा आप लोग सब जानते हैं, भराव क्षेत्र वैसा खाली क्षेत्र जहाँ पे खाली गहरे गड्ढे हों, कंपोस्ट खाद बनाने का एक गड्ढा कह सकते हैं बच्चों, वर्मी कंपोस्ट जिसमें लाल केचुओं की सहायता से हम लोग कंपोस्ट बना रहे थे बच्चों, खाद, पुनर्चक्रण जो वापिस फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं वे पुनर्चक्रण कहलाते हैं बच्चों। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ बच्चों। आप सारांश को जरूर पढ़ें क्योंकि ये सारांश पूरे चैप्टर का, पूरे अध्याय का निचोड़ होता है बच्चों। तो सारांश को जरूर पढ़ें, सारांश को पढ़ने से आपको पूरे चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं सारांश को बच्चों क्या है। भराव क्षेत्र वह स्थान होता है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके, इकट्ठा करके पाटा जाता है, दबा दिया जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र को पार्क बना देते हैं, मीन्स बाद में इस क्षेत्र में पार्क वगैरह, भवन वगैरह का निर्माण कर लिया जाता है। दूसरा है बच्चों, रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों, जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तन करना कंपोस्टिंग कहलाता है बच्चों। ये सबको ये आप जानते होंगे सब लोग। रसोई घर के कचरे को कृत्रिम अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तन करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ये भी आपको पता होगा बच्चों। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कागज का पुनः चक्रण संभव है, आप ये कर सकते हैं तथा पुनः चक्रण द्वारा कागज से बने उपयोग चीजें बनाई जा सकती हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। कंपोस्ट द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों द्वारा परिवर्तित करना संभव नहीं है बच्चों। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने चाहिए बच्चों। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने का उपाय खोजना चाहिए। यह अध्याय बच्चों आपका खत्म हुआ क्लास 6 का। तो बच्चों अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।